कि हम लोग अब 24 कैरेट की सरकार बनाएंगे। मेरा यही विश्वास है कि हम मेजॉरिटी से सरकार बनाएं। आम आदमी पार्टी के साथ कभी नहीं जा सकते, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकते, अकाली दल ने हमें धोखा दिया है और हम उनके साथ नहीं जा सकते। तो हमें अपना विश्वास है कि हम अपनी ही सरकार बनाएंगे। भाजपा और अकाली दल दोनों ने ही गलती कर दी है बिना गठबंधन के इस चुनाव में उतर के। डबल इंजन की सरकार हो, उसका फायदा जहां की जनता को हो, उसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली वोट डालेंगे। कैप्टन साहब यहाँ पर उन्होंने 4.5 साल राज तो किया है ना जी। सिर्फ एक वो राष्ट्रवादी बातों को जो सपोर्ट करते थे, उसके लिए उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अगर पार्टी का हेड अपने सीएम की इज्जत नहीं करेगा तो वो मैसेज क्या देगा? ये क्रिकेट का मैदान नहीं है कि चौके छिक्के हमने लगाने हैं और स्कोर बनाना है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने एक गलती की, उन्होंने सीएम चेहरा अपना अनाउंस नहीं किया। तो कहीं भाजपा इस बार वही गलती तो नहीं कर रही है? हम लोग अपने कैंडिडेट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और हमारा चेहरा जो है वो बहुत स्पष्ट है। जिसके हाथ में कमल का फूल, वही हमारा चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हित की पार्टी है। मुझे झूठ बोलकर 2 दिन 4 दिन न्यूज में रहने का कोई शौक नहीं है। आदमी के सामने 3 सिचुएशन होती है किसी को तकलीफ में देखकर। पहली, छोड़ो यार क्या लेना, इग्नोर इट। दूसरी, कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर दो यार। तीसरा, खुद काम करो, मदद करो। तो अनकट पहुंच चुका है पंजाब के होशियारपुर में। होशियारपुर ऐसी सीट जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये तो कोई वीआईपी सीट नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिस नेता से मिलने आए हैं वो वीआईपी स्टेचर के हैं, जो यहीं पर रहते हैं। एक ऐसे नेता जो साल 2002 में बीजेपी के टिकट पर एमएलए बने, फिर एमपी, फिर 2010 में राज्यसभा के मेंबर बने। बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये कई स्टेटों के बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं और फिलहाल हिमाचल के प्रभारी है। एक ऐसे नेता जिनको हम वीआईपी तो कह सकते हैं, लेकिन आम लोग ये कहते हैं कि ये वो नेता है जो आज भी स्कूटी पर घूमता है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता अविनाश राय खन्ना की। आज हम उनसे जानने के लिए आए हैं कि आखिर पंजाब में बीजेपी का भविष्य क्या है। तो अविनाश राय खन्ना जी के घर हम पहुंच गए हैं। हमें बताया गया कि वो अभी स्कूटी पे निकले हैं हल्के का हाल चाल जानने। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी वो आने वाले ही हैं, उनसे बात हो चुकी है। तो जैसे ही आते हैं हम आपसे मिलवाते हैं। लीजिए, आ भी गए। तो यहाँ पे आप जब स्कूटी पे घूमते रहते हैं तो वैसे कहते हैं कि मिनिस्टर बन जाते हैं लोग, तो उनके साथ पूरी सिक्योरिटी रहती है। तो ये कैसे, मतलब आप एकदम बिना उसके डर के निकल जाते हैं बाहर? नहीं, डर तो मुझे किसी का नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे मैं डर लगे। मैंने तो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ और मुझे लोग अपने घर का ही मेंबर समझते हैं, जो मैंने एहसास किया है। तो इसलिए मैं कभी बाजार जाता हूँ, वाइफ के साथ कोई शॉपिंग करनी होती है, तो हम लोग स्कूटर पे ही यहाँ पर घूमते हैं। अच्छा खन्ना जी, हम ना चमकौर साहिब गए, वहाँ हमने चन्नी की कोठी देखी, बहुत बड़ी। लेकिन आपका घर इतना छोटा क्यों? आप भी तो मिनिस्टर रहे हैं, आप एमपी रह चुके हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं। तो नेताओं के पास तो कह रहे हैं घर अच्छे अच्छे बड़े बड़े होते हैं, तो आपका घर मतलब उस लेवल पे क्यों नहीं है जैसे चन्नी जी ने बनवाया? नहीं जी, मैं तो सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैं कोई इंस्ट्रक्शनल कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने जो कुछ बनाया है अपनी वकालत से बनाया। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब मैं यहाँ पार्टी का अध्यक्ष था और लोकसभा का एमपी था, तब मैं किराए के मकान पे रहता था। तो सबसे मैंने पहले 5 मरले का एक मकान खरीदा था यहाँ पर, तो उसको बेचकर ये मकान लिया है। मतलब आप जब एमपी थे तब आपके पास अपना मकान नहीं था, आप किराए पे रहते थे? यस। तो चलिए हम बैठते हैं और आपके साथ बातचीत करते हैं सर, और जानेंगे आपसे पंजाब का पूरा हाल। तो हमारे साथ बैठे हैं अविनाश राय खन्ना जी, भाजपा के सीनियर लीडर हैं और फिलहाल अमृतसर में कैंपेनिंग का जिम्मा था इनके ऊपर, तो अभी कैंपेन करके वापस लौटे हैं होशियारपुर। तो यहीं पर हमारी इनसे मुलाकात हुई है। तो सर, पहला सवाल तो हमारा आपसे इसी को लेकर है कि भाजपा पहले 23 सीटों पे चुनाव लड़ती आई है काफ़ी वक्त से, जब से अकाली दल के साथ गठबंधन में है। एकदम से अब भाजपा 73 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा। तो किस तरह से देखते हैं, अब क्या चैलेंजेस है पार्टी के लिए नए? सबसे पहले कार्यकर्ता की बहुत देर से इच्छा थी कि हमें 117 की 17 सीटें लड़नी चाहिए, क्योंकि जब 23 सीटें लड़ते थे तो हमारे पास स्कोप बहुत छोटा था, कम था। और
फर फहराने के लिए भी जगह नहीं थी, नए लोगों को लाने की भी जगह नहीं थी। जैसे ही अकाली दल ने हमारा साथ छोड़ा तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक जोश आया कि इस समय हमें 117 सीटें लड़ने का मौका मिलेगा। और उसका ये बेनिफिट हुआ कि बहुत से लोग जो हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने के कारण उसमें एक नेतृत्व, जो लीडरशिप थी, जो वैक्यूम था, वो भी एक भरा। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब 73 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ साथ ये भी दावा कर रही है कि हम लोग अब 24 कैरेट की सरकार बनाएंगे। ये पहली बार हुआ है। आगे हम जूनियर पार्टनर थे और 23 में से मैक्सिमम मैंने जब अध्यक्ष था 19 जीती थी और इसके ज़्यादा हम जीत भी नहीं सकते थे। लेकिन आज हम लोग 73 लड़ रहे हैं तो हम सरकार बनाने के उस दावे को मजबूत समझते हैं। 24 कैरेट की सरकार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सर्वेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी जो लड़ाई है फिलहाल की पंजाब में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। फिलहाल बीजेपी उसमें कहीं बहुत पीछे नज़र आ रही है। जब बीजेपी गठबंधन की हम बात करते हैं तो फिलहाल इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब अगर आप कहीं लड़ाई में है ही नहीं तो आपके जो काडर है उसको आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? देखिए, मैं इस बात को कंडम नहीं करता, कंडेम भी नहीं करता, क्योंकि जब आप सर्वे करते हैं बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आपने जो सर्वे किया, मेहनत तो बहुत की, लेकिन उस समय सर्वे किया जब भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन भी नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किए थे, और उस समय सर्वे करके आपने हमें आउट कर दिया। हम उस समय फील्ड में थे ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इतनी सीट मिलेगी? आज हम फील्ड में हैं, 117 की 17 सीटों पे हमारे गठबंधन के कैंडिडेट हैं। तो आज का जो सर्वे है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवास शुरू हो गया। आज पीएम साहब जलंधर में रैली कर रहे हैं, कल नड्डा जी आके गए हैं, उससे पहले बीके सिंह जी भी आगे गए हैं, स्मृति ईरानी जी भी आगे गए हैं, और अमित शाह जी भी कल 3 बहुत बड़ी रैलियां उन्होंने की है। इसका मतलब कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत सीरियस लेकर जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार पंजाब में भाजपा गठबंधन कितनी सीटों पर आगे रहेगा? मेरा यही विश्वास है कि हम मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। मेजॉरिटी मतलब 60 से ऊपर तो सीटें कम से कम आपके मुताबिक आएंगी। डेफिनेटली। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक अनुमान ही होते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती भी है कि भाजपा 55 या 50 सीटों पर भाजपा गठबंधन आ जाता है, मान लीजिए, तो उस दौरान कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप देखते हैं कि अगर सरकार बनाने के लिए भाजपा उसके साथ जा सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ कभी नहीं जा सकते, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकते जी। अकाली दल ने हमें धोखा दिया है और हम उनके साथ नहीं जा सकते जी। तो हमें अपना विश्वास है कि हम अपनी ही सरकार बनाएंगे। जो बात आपने की है, ये कुछ बातें घर में छिपी होती हैं जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। मैं आनंदपुर साहिब में थी, अनकट की टीम जब सर, तो हमारी वहाँ पे आनंदपुर साहिब के वोटरों से बात हुई। आनंदपुर साहिब की सीट से भाजपा के विधायक लड़ रहे हैं चुनाव, डॉक्टर परमिंदर शर्मा। तो हमेशा वहाँ की जो सीट थी वो रिजर्व भाजपा के लिए ही रही है, जब आप अकाली दल के साथ गठबंधन में भी थे। तो वहाँ पर लोगों का ये कहना था, जो सरदार जी जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि वो अकाली दल सपोर्टर है। तो उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं उनके मुताबिक एज अ वोटर भाजपा और अकाली दल दोनों ने ही गलती कर दी है बिना गठबंधन के इस चुनाव में उतरकर, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पूरक रही हैं पंजाब चुनाव में। तो उनकी स्टेटमेंट के बाद आपको लगता है कि वोटर जो है वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि आज अगर हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, अकाली दल की जो वहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट है उनको वोट देंगे, तो ना वो अकाली दल को फ़ायदा होगा ना ही भाजपा को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब क्लब ये वोट होता है तभी कोई ना कोई एक कैंडिडेट जीत पाता है। ये बात उस समय सच्ची साबित होती है जब स्टेट कॉन्टेस्ट हो, लेकिन आज जो है कॉन्टेस्ट 4 कॉर्नर है। हम भी पूरे दम से लड़ रहे हैं, आम आदमी पूरे दम से लड़ रही है, और कांग्रेस भी और अकाली बीएसपी भी। जब 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है तो मैं समझता हूं कि उस समय इस बात का महत्व खत्म इसलिए हो जाता है कि हर कैंडिडेट अपनी अपनी जो कैडर वोट है उसको लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा क्या होने वाला है? वो ये फ़ायदा होने वाला है कि जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, लोग चाहते हैं कि वो इन बिन जहाँ पर लागू हों, डबल इंजन की सरकार हो, उसका फ़ायदा जहाँ की जनता को हो, उसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली वोट डालेंगे। आज हो क्या रहा है?
अब ये हो रहा है कि केंद्र सरकार हमें ये नहीं देती, केंद्र सरकार हमें वो नहीं देती। अगर हम केंद्र की सरकार को जहाँ बना लेंगे तो फिर वो कोई नहीं कहेगा कि हमें ये नहीं मिलता, हम सीधा जो है वो यहाँ पर उस स्कीम को ला सकते हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब ये है कि केंद्र की सभी योजनाओं को वहाँ पर लागू करना और जो कुछ कमी पेशी रह जाए उसको अपनी तरफ से देना। तो 100% लोग जो हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो सर, आपने डबल इंजन की सरकार की बात की कि डबल इंजन की सरकार ज़रूरी है, लेकिन एक कांग्रेस का भी पुराना इंजन है जो कांग्रेस से अभी छिटक चुका है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई, कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनको निकाला गया तो कांग्रेस ने बोला कि वो काउंटर कांग्रेस की तरफ से ये दिया गया कि वो भाजपा के इशारों पर सरकार चला रहे थे। अब जब भाजपा के वो गठबंधन में, उनकी जो पार्टी है भाजपा के साथ गठबंधन में आ गई है, तो इस दौरान उनकी तो जो कांग्रेस की बात है कहीं ना कहीं वोटरों पे असर डाल रही होगी कि ये बात कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है। तो आपको नहीं लगता कि उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके आपने कहीं ना कहीं उसी एक बात को हवा दे दी है? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कैप्टन साहब एक राष्ट्रवाद नेता होने कारण उनके जो स्टेटमेंट थे, पुलवामा हमले के बाद सारी कांग्रेस एक तरफ बोली थी, तो कैप्टन साहब जो थे वो राष्ट्र हित की बात करते हुए केंद्र सरकार का जो एयर स्ट्राइक था उसकी वो सपोर्ट कर रहे थे। आपको याद होगा कि एक पत्थरबाज को एक कैप्टन गगोई ने अपनी जीप के ऊपर बिठाकर पत्थरबाजों को भगाया था। तो उस समय भी कैप्टन साहब ने कहा था कि देखो अगर मैं भी उस मौके पे होता तो मैं भी ऐसे करता। ये हमारा समझौता राष्ट्रवाद का है, हमारा समझौता अवसरवाद का नहीं है। हमने कभी भी अवसरवादी लोगों से समझौता नहीं किया। और कैप्टन साहब यहाँ पर उन्होंने 4.5 साल राज तो किया है ना जी। तो अभी कांग्रेस को क्या तकलीफ थी कि उनको निकालना? सिर्फ एक वो राष्ट्रवादी बातों को जो सपोर्ट करते थे उसके लिए उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और हमने उनके साथ समझौता किया है। आज वो फिर भी पूरी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस में जो अभी कला चल रही है, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं या एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है, तो इस कला को किस तरह से देखते हैं कि क्या इस कला का भी कोई फायदा भाजपा को मिलेगा चुनाव में? फायदे से पहले मैं पंजाब का नुकसान सोच रहा हूँ। देखिए, एक मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, हम सब जानते हैं, और एक पार्टी का अध्यक्ष वो एक पार्टी का हेड होता है, सब जानते हैं। लेकिन अगर पार्टी का हेड अपने सीएम की इज्जत नहीं करेगा तो वो मैसेज क्या देगा कि अगर सीएम की इज्जत नहीं है तो जनता को क्या कहेगा, कैडर को क्या कहेगा कि सीएम की इज्जत करनी कि नहीं करनी। तो इस कला का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पहले कांग्रेस को है। फिर एक पॉलिटिकल मैसेज जो है वो ये है कि उन्होंने जनता के बीच में एक अविश्वास जो है पॉलिटिकल लोगों के लिए पैदा कर दिया है कि कुर्सी ही सब कुछ है, पद जो है उसकी गरिमा को मतलब मैं समझता हूँ तार तार इन्होंने कर दिया है। आज जो इनका बयानबाजी है वो भी हम सब देखते हैं किस ढंग से वो, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है कि चौके छिक्के हमने लगाने हैं और स्कोर बनाना है। ये बानी के ऊपर संयम रख के जनता को मैसेज देने वाली बात है। एक नेता का मैसेज जो है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों में वो बात नहीं है। तो इसलिए जो ये इनकी लड़ाई है, कला है, इसका नुकसान पॉलिटिकल सिस्टम को भी है और पंजाब को भी है। जी, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पंजाब में अपनी जो ज़मीन है वो बढ़ाती चली जा रही है। पहले पिछले जो चुनाव थे उसमें भी दूसरे नंबर की पार्टी रही, और इस बार कहीं ना कहीं जो सर्वेज अभी बता रहे हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि 19-21 की लड़ाई होगी और आम आदमी पार्टी को इस पर काफ़ी और सीटों का गेन भी होने की उम्मीद है। तो आपको नहीं लगता कि जो ज़मीन भाजपा के लिए, जिस ज़मीन को भाजपा काफ़ी वक्त से एक तरह से फर्टाइल कर रही थी, उस पे आज आम आदमी पार्टी ने अपना बीज लगा दिया जो कभी पौधा बन सकता है पंजाब? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की। दिल्ली मॉडल की मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी चुनाव के समय में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 21 ड्राई डे जो थे उसको 3 पे ले आए, 18 ड्राई डे कम कर दिए। इसका मतलब शराब को ज़्यादा बेचना चाहते हैं। ठेकों की संख्या हज़ारों में बढ़ा दी और ये कहा था कि यहाँ पर महिलाएं ठेके का विरोध करेंगी, शराब के ठेके का, वहाँ ठेका नहीं लगाएंगे, वहाँ भी ठेका लगा दिया। तो क्या जो पंजाब ऑलरेडी ड्रग्स माफिया से ग्रस्त है, वहाँ पर फिर वो दिल्ली का मॉडल लाकर इस पंजाब को और ग्रस्त करना चाहते हैं?
इसलिए जनता जो है वो बहुत अवेयर है कि हम दिल्ली का मॉडल आम आदमी पार्टी का नहीं चाहते। दूसरी बात, मान लो गलती से पंजाब के लोग गलती करके आम आदमी पार्टी को सरकार दे देते हैं, तो जो हमारे पानियों के मसले हैं जिसके ऊपर हमेशा लड़ाई रही है, क्या वो सारा पानी फिर दिल्ली लेके जाएंगे? कौन रोकेगा उनको? ये भी जनता के मन में सेंटीमेंटल अप्रोच है कि हम आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नहीं बैठाना चाहते, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको ये माफिया की तरफ ले जाएंगे, ड्रग्स की तरफ लेके जाएंगे, ऐसा हम उनको करने नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने रवनीत बिट्टू का एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमने तो 47 लोग अपने ही यहाँ भेजे हुए हैं, आम आदमी पार्टी में भेजे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या ये लोग मैच फिक्स करके लड़ाई तो नहीं लड़ रहे कि हम आधे बंदे वहाँ भेज दें, आधे बंदे वहाँ भेज दें? ये बात भी जनता के ध्यान में, इनके जो बयान आ रहे हैं ना वो भी इनके ध्यान में है, इनका कंडक्ट भी जनता के ध्यान में है। दूसरी बात, पिछली बार लहर थी, आप सब लोग कह रहे थे, पत्रकार, ये आम आदमी पार्टी आई, लेकिन वो चले गई, नहीं आई, कांग्रेस आ गई। क्यों? क्योंकि इनके संबंध जो थे वो देश विरोधी ताकतों के साथ इस्टेब्लिश हुए। आज भी लोगों को वो बात भूली नहीं है। पंजाब की जनता यहाँ पर फिर वो काले दिन नहीं देखना चाहती, जिनके कारण हमने 10-15 साल पंजाब जो है पीछे गया है। तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि पंजाब में लोग डबल इंजन की सरकार को ही लाएंगे। जितने भी लोग हैं पंजाब के, वो ये कहते हैं कि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने एक गलती की, उन्होंने सीएम चेहरा अपना अनाउंस नहीं किया। तो कहीं भाजपा इस बार वही गलती तो नहीं कर रही है? आप क्योंकि भाजपा ने अभी तक अपना सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया, और जिस फैक्टर को कांग्रेस भुना चुकी है, दलित फैक्टर को, उसी फैक्टर पे भाजपा भी कहीं ना कहीं जा रही है कि अगर कल को हमारा सीएम कैंडिडेट होगा तो दलित होगा। तो ये दोनों चीज़ें, आप दोनों तरफ कहीं गलती में भाजपा उस चीज़ में तो नहीं फंस रही है, उस ट्रैप में जो जहाँ पे ये पार्टियां फंसाना चाह रही हैं? देखो, बाकी सारी पार्टियां जो है ना, उनका कैडर कोई नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा एक कैडर है जी। तो हमारा जो एक संविधान है उसके मुताबिक जो सीएम होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, उसको चुनने का अधिकार, जिसको ग्रुप लीडर कहते हैं, वो एमएलएज को ही होता है। जब विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार विधायकों को होता है, वो अपना नेता चुनते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट बोर्ड जो है मुहर लगाता है। तो हम लोग अपने विचार के ऊपर, हम लोग अपने काम के ऊपर, हम लोग अपने चिन्ह के ऊपर, हम लोग अपने कैंडिडेट के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, और हमारा चेहरा जो है वो बहुत स्पष्ट है, जिसके हाथ में कमल का फूल वही हमारा चेहरा है। इसलिए जो आपने बात कही है कि भगवंत मान जी को कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, आप लोगों ने उसके किरदार के बारे में बहुत बात की है, बहुत, आज भी लोगों के पुराने वीडियो उनके शेयर कर रहे हैं। मैं इसलिए व्यक्तिगत कोई बात नहीं करना चाहता। चन्नी जी की बात ले लें, बार बार कहना कि हमने एक गरीब व्यक्ति को जो है वो सीएम बना दिया। अभी आप उसके घर पे जाके आए हो तो महल नुमा घर, तो फिर कहा नहीं, गरीब परिवार के व्यक्ति को। इसका मतलब जो बंदा गरीब परिवार में पैदा होकर करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, वो फिर गरीब नहीं हुआ। उसने कैसे पैसा कमाया, कैसे वो यहाँ पहुँचा, ये जनता उसका जवाब चुनाव में मांगेगी। एक चीज़ मेरा आपसे सवाल है कि पीएम मोदी की रैली हुई पिछले दिनों और वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। सिक्योरिटी ब्रीच के दौरान बड़ा वाद विवाद हुआ पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार के बीच में। तो आप उस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पंजाब सरकार का तो ये स्टैंड है कि सिक्योरिटी ब्रीच था ही नहीं, ये सारा स्टेज किया गया भाजपा की तरफ से। तो ये जो सारा मुद्दा है सिक्योरिटी का पंजाब में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पंजाब के कल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी आप आए, ठीक है ना, तो आपको आते पानी मिला, चाय मिली, नमस्ते हुई। तो हमारे पंजाबियों में एक कल्चर है कि जब कोई गेस्ट आता है तो उसका स्वागत हम लोग भंगड़े डालकर, ढोल बजाकर करते हैं, कभी भी निराश करके हम लोग नहीं भेजते। और एक प्रोटोकॉल है कि जब पीएम सरकारी फंक्शन के लिए आए तो सीएम का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो सीएम ने खुद मना कर दिया, उसी समय शक हो गई थी कि कांग्रेस कोई ना कोई गड़बड़ करने वाली है, और उन्होंने की। आज पीएम यहाँ आए हुए हैं तो उनको जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जहाँ उनको नहीं उड़ने दिया, तो आज वो दोनों हाथों में पीट रहे हैं कि हमें नहीं करने दिया। जब वो प्रोटोकॉल आप खुद फॉलो नहीं करते जी, तो दूसरे को सबक सिखाते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान उन्होंने उस समय पंजाब का किया है। वो आज इतनी कुछ घोषणाएं पंजाब के लिए हो जाती और उसका काम भी शुरू हो जाता,
जिसको उन्होंने डिले करवा दिया। इसका खमियाजा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। किसान आंदोलन की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है पिछले 1-1.5 साल में। बाद में वो सारे बिल्स वापस भी लिए गए प्रधानमंत्री दोबारा। तो मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसान आंदोलन का पंजाब में भाजपा की जो राजनीति रही है, कोर वोटर की या जैसे भी, उस पर क्या असर पड़ा है? सबसे पहले मैं आपके द्वारा जनता से एक निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसान हित की पार्टी है। हमने किसान को बिन मांगे वो दिया जो कभी भी किसान ने उसके बारे में ना मांगा था ना सोचा होगा। अटल जी की बात करें तो उस समय किसान को 100, 200, 500 रुपये खर्चने के लिए किसी न किसी की तरफ देखना पड़ता था और फिर ज़्यादा पैसे मोड़ने पड़ते थे। तो अटल जी ने उस समय उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। मोदी जी आए, उन्होंने किसान सम्मान निधि शुरू की, नीम कोटेड यूरिया शुरू किया, सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया और क्रॉप इंश्योरेंस शुरू किया। तो ऐसी बहुत सी स्कीमें ताकि किसान की जो आमदन है उसको डबल करने का निर्णय लेकर उसके कदम बढ़ाने शुरू किए। एमएसपी का फार्मूला तय कर दिया। ये तो आपको याद होगा, आपने भी कवर किया होगा, किसान जब फसल पकती थी तो सड़कों पे आके एमएसपी मांगता था। फिर कांग्रेस की सरकारें मजाक करती थी, 10 रुपये बढ़ा दिए, 20 रुपये बढ़ा दिए, मैक्सिमम 50 रुपये। आज परमानेंट फार्मूला उसका बना दिया है। लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ उसका मैं कहता हूं कि गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ लोगों ने उन लोगों को हाईजैक करके केंद्र सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री का, उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि हम शायद अच्छे काम को समझा नहीं पाए, तो इसलिए हम उसको वापस लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि किसान अब महसूस करता है कि जो काम है केंद्र सरकार ने किए हुए, इन कामों का आज उनको फ़ायदा मिल रहा है। फिर भी ना तो देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि रोकी, ना उनकी कोई स्कीम को रोका। आज उसी तरह किसान के सम्मान के लिए बात करते हैं। मैं फिर एक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पंजाबियों का जिस ढंग से मान सम्मान रखा, वो बात भी पंजाबी नहीं भूल सकता। आज वो लोग फील कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जाके जब बात करते हैं कि ये 10 बातें हमने आपके लिए की हैं, तो वो समझते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, गांव में जाते हैं तो मैंने जो डबल इंजन की बात कही है, तो मैंने कहा कि पंजाब में क्रॉप इंश्योरेंस किन लोगों की हुई है? किसी की नहीं हुई। सॉइल हेल्थ कार्ड किसका बना है? किसी का नहीं बना। क्यों? क्योंकि जहाँ की सरकारें जो हुई वो किसान हित में नहीं थी। अविनाश राय खन्ना जो है वो लाइमलाइट से इतना दूर क्यों रहते हैं? मैं लोगों के दिल में रहता हूँ। आप किसी न किसी कारण मेरे पास आए होंगे। अगर आप मेरे पास दूर से आ सकते हैं तो ऑलरेडी मैं लाइमलाइट में। देखिए, अब हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। मैं राजनीति को एक सेवा का माध्यम मानता हूँ और मेरा मन है कि उस सेवा के माध्यम से आगे बढ़ा जाए और कम से कम मैं किसी का मन ना दिखाऊं, ये मेरी एक भावना रहती है। और मुझे झूठ बोलकर 2 दिन 4 दिन न्यूज़ में रहने का कोई शौक़ नहीं है। जो सच्चाई है वो अपने आप आगे आती, आज नहीं कल आ जाएगी। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं किसी न किसी ढंग से पार्टी और जनता की सेवा करता रहूं, यही मेरा मकसद है। एक आपको लेकर ना बहुत पुरानी बात है कि जब आप विधायक हुआ करते थे, कोई इंसिडेंट हुआ था जूते पॉलिश करने वाला। वो क्या बात थी? वो बड़ी मज़ेदार, किसी ने मुझे किस्सा सुनाया था, हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि आदमी के सामने 3 सिचुएशन होती है किसी को तकलीफ में देखकर। पहली, छोड़ो यार क्या लेना, इग्नोर इट। दूसरी, कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर दो यार। तीसरा, खुद काम करो, मदद करो। तो जो मेरे गढ़शंकर से होशियारपुर की रोड थी 38 किलोमीटर, उसका बहुत बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था, साइकिल चलना भी मुश्किल था। तो पहला मेरा काम था मैं कहीं इस बात को रिपोर्ट करूं। असेंबली में क्वेश्चन दिया मैंने, तो सरकार ने उसका जवाब दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा सड़क बना देंगे। तो वहाँ के उस समय के पीडब्ल्यू मिनिस्टर वो भी इधर से गुजरते, उन्होंने कहा कि मैंने भी रास्ता बदल लिया है अपना, इस सड़क का बहुत बुरा हाल है। तो मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया था कि अगर आपने इस डेट तक वो सड़क नहीं बनाई तो मैं आपके लिए बूट पॉलिश करके पैसे इकट्ठे करूँगा और फिर आपको दूंगा, फिर सड़क बना देना। तो मैंने गढ़शंकर से वो बूट पॉलिश मुहिम शुरू की। 13 दिन लगातार मैं बूट पॉलिश करता रहा और 3 दिन बाद सरकार झुकी और सड़क को रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे साथियों ने कहा कि अपना मकसद पूरा हो गया है, बंद करते हैं। मैं कहा नहीं, ये कांग्रेस की सरकार है,
जैसे हमने जूते पॉलिश करने छोड़े, जब सड़क छोड़ देगी, तो 13 दिन वहाँ रिपेयर हुई। तो मैंने वो 2002 की बात है, 13 दिन लगातार गढ़शंकर से लेकर माहलपुर तक मेरी कंस्टिट्यूंसी थी, मैं जूते पॉलिश करता रहा और 48,000 रुपया मेरा इकट्ठा हुआ था उस समय। 48,000? हाँ। अच्छा। उस 48,000 को फिर मैंने सीएम को भेजा, उसका फिर थैंक्स लेटर आया कि आप मुझे, तो वो बूट पॉलिश मुहिम एक बहुत अच्छी कामयाब मुहिम थी, जो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, अगर मैं भी चाहता धरने देता, गाड़ियाँ तोड़ता, कुछ फोड़ करता, लेकिन मैंने आपको कहा ना, आपको मैं सिर्फ पॉजिटिव वे में काम करना चाहता हूँ और उसका बहुत बड़ा लाभ मिला। आपने भी 18-20 साल बाद फिर याद रखा उसको। ये 2002 की बात है जब मैंने ये मुहिम छेड़ी थी। तो अच्छी बात जो होती है वो लोग याद रखते हैं। खैर, अच्छी बात है। तो ये हैं हमारे साथ अविनाश राय खन्ना जी, जिनसे हमने इनके बारे में बात की, पार्टी के भविष्य के बारे में बात की बीजेपी के, और साथ ही हमने पंजाब की राजनीति पे भी बात की। और ये अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, इनका ये कहना है, और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से उसको पूरा करते हैं। अब देखना ये होगा कि इनको जो जिम्मेदारी पंजाब में दी गई है और जिस तरह से पंजाब में भाजपा के ग्राफ को इन जैसे सीनियर लीडर्स आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो काम पूरा हो पाता है या नहीं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।